वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेने वाले हैं क्लास 12 की सारी पोएम्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर पोएम की थीम, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। अगर आपको किसी भी वीडियो को डिटेल में जानना है तो उसकी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोएम, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। तो दोस्तों, हमारी पहली पोएम है माय मदर एट 66, जिसको हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको किसने लिखा है? कमला दास ने, लेकिन स्पेलिंग क्या रहेगी? KAMALA। ओके, थीम क्या है इस पोएम की? दिस पोएम डिपिक्ट्स मदर डॉटर रिलेशनशिप। जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि इस पोएम में बहुत ही खूबसूरती से मदर डॉटर के रिलेशनशिप को बताया है, जहाँ पे जो डॉटर है, जो पोएट है, वो रियलाइज कर रही हैं कि मेरी जो मदर है अब बूढ़ी हो चुकी हैं एंड किसी भी टाइम अब उनकी डेथ हो सकती है। दिस पोएम टॉक्स अबाउट एजिंग, जहाँ पे हमारी जो पोएट है वो रियलाइज करी कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो चुकी हैं। द पोएट इज वरीड अबाउट हर मदर हु इज ओल्ड एंड एजेड एंड will pass away any time. The poet shares feelings about her mother, feeling of separation from her mother. जहाँ पे पोएट को बचपन में भी जब उनकी मदर नहीं दिखती थी तो पोएट थोड़ी सी वरीड हो जाती थी, एंशियस हो जाती थी, और उनको ऐसा लगता था कि वो अपनी मदर को खो देंगी एट द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ। तो उनका जो ये डर है अब वापस आ रहा है। हमारा पहला स्टैंजा है, Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put the thought away. तो यहाँ पे डोज का मतलब क्या है? एक शॉर्ट स्लीप, एक लाइट स्लीप। एशन का मतलब है जब चेहरा पीला पड़ जाता है, वेरी पेल, और कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी। सो द पोएट वॉज लिविंग हाउस ऑफ हर पेरेंट्स, इसका आंसर रहेगा, क्योंकि पहली लाइन है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ठीक है। द थीम ऑफ द पोएम इज, तो थीम क्या है इस पोएम की? पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर या एजिंग हो सकता है। ठीक है। Why was her mother's face looking like a corpse? तो पोएट की मदर का फेस एक डेड बॉडी की तरह क्यों लग रहा था? क्योंकि उनका फेस बहुत ही पेल था, लाइफलेस था और कलरलेस था। जिस तरीके से एक डेड बॉडी का जो फेस है वो पीला पड़ जाता है, पेल हो जाता है, उसी तरीके से पोएट की मदर का फेस भी देख रहा था। What did the poet notice about her mother? तो पोएट ने अपनी मदर के बारे में क्या नोटिस करा? दैट शी वॉज गेटिंग ओल्ड, शी वॉज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी, और उनका मुंह खुला हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डोज, ओपन माउथ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, और स्पिलिंग का मतलब होता है टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग? ठीक है, चिल्ड्रन रशिंग आउट ऑफ देयर हाउस टू प्ले। तो स्पिलिंग का मतलब होता है बिखरना। तो बच्चे जो थे अपने घर से निकलकर खेल के मैदान में बिखर रहे थे। What thought the poet put away? तो कौन सा थॉट था जो पोएट ने पुट अवे कर दिया? मदर गेटिंग एजेड एंड मदर्स लाइफलेस फेस। जब पोएट को ये रियलाइज हो रहा है कि उनकी मदर जो है अब बूढ़ी हो रही है, तो वो उस थॉट को पुट अवे कर देती हैं। विच वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा मीन्स टू गो लाइक लाइटनिंग? गो लाइक लाइटनिंग का मतलब होता है बहुत ही तेजी से, टू शूट। तो यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब है शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, सो उसका मतलब होता है गो लाइक लाइटनिंग। वॉट डज ट्रीज स्प्रिंटिंग सिग्निफाई? तो जब कार बहुत तेजी से चलती है तो ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ पौधे हैं पास में वो भी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो पोएटिकली फास्ट पेस ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करा गया है, जहाँ पे पोएट ये रियलाइज कर रही हैं कि उन्होंने अपनी मदर के साथ जो टाइम बिताया था वो भी कितनी तेजी से भाग गया।
What do trees and children signify? तो हमने डिस्कस करा था कि जो चिल्ड्रन है और जो ट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, फुल ऑफ लाइफ, वाइटैलिटी और एनर्जी से भरे हुए हैं, जो कि ऑपोजिट है पोएट की मदर की कंडीशन के साथ। तो यहाँ पर शार्प कंट्रास्ट टू पोएट मदर दिखाया गया है। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. दोस्तों यहाँ पे वैन का मतलब क्या है? अननेचुरली पेल एज फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस, और एक का मतलब क्या है? पेन होना, ठीक है। वॉट वॉज पोएट्स चाइल्डहुड फियर? तो हमारी पोएट का बचपन का डर क्या था? लूजिंग हर मदर, क्योंकि जब भी उनको बचपन में अपनी मदर नहीं दिखती थी वो डर जाती थी। वॉट डज द पोएट्स पार्टिंग वर्ड सजेस्ट? तो पार्टिंग वर्ड वो क्या बोल रही हैं? सी यू सून अम्मा। तो हमारी पोएट खुद को भी समझा रही हैं और अपनी मदर को भी समझा रही हैं, रीअश्योरेंस दे रही हैं कि हम एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। What is the poetic device used in the line smile and smile and smile? तो यहाँ पे रिपीटेशन का यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मुखौटा यूज हुआ है, फसाड यूज हुआ है, जिसकी स्पेलिंग है FACADE, यानी जो हमारी पोएट हैं वो एक मुखौटा लगा लेती हैं, खुश होने का दिखावा करती हैं ताकि वो अपनी मदर के सामने वीक ना पड़े। What does familiar ache signify? Childhood fear of losing her mother. What is the poetic device used in the line wan, pale as a late winter's moon? तो यहाँ पे as का यूज हुआ है, तो यहाँ पे simile का यूज हुआ है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट पोयम है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। तो इसकी थीम क्या है? जैसा कि हमने इंडिविजुअल वीडियो में डिस्कस करा था, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, माइंडफुलनेस एंड हीलिंग। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? हमको खुद को जानना है। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब है हमको हमारी पास्ट एक्टिविटीज को एग्जामिन करना है। माइंडफुलनेस का मतलब है हमको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, और हीलिंग का मतलब है हमको खुद को भी ठीक होना है और नेचर को भी ठीक होने का मौका देना है। द पोएट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग इज नीडेड फॉर अस टू बी एट पीस विथ वनसेल्फ एंड अदर्स। यानी हमारे पोएट कहते हैं कि हमको इस भागा दौड़े को थोड़ी देर बंद करना है, मोमेंट ऑफ साइलेंस रखना है, ताकि हम खुद को समझ सकें। तो दोस्तों हमारा पहला स्टैंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So what is the significance of the number 12? तो यहाँ पे 12 can be number of hours, can be number of days, can be number of month, और 12 zodiac signs, ठीक है। What activity does the poet want us to stop? तो यहाँ पे लिखा है, let's not speak in any language एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच। तो हमको ना तो बोलना है ना ही मूव करना है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज मीन्स, तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि हम जितनी भी जगह जाएंगे वहाँ लोग नई नई भाषाएं बोलेंगे और अलग अलग भाषाएं बोलने से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसीलिए हमारे पोएट बोलते हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स मीन्स, आर्म्स का यहाँ पे दो मतलब है। एक तो है आर्म्स, लड़ाई झगड़े नहीं करने, हाथों को मूव नहीं करना है, एंड आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का मतलब है वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। हाउ कैन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस हेल्प अस? जब हम साइलेंस रखेंगे तो हम खुद को भी जान पाएंगे और खुद को हील कर पाएंगे, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन एंड हीलिंग। तो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे क्या क्या यूज हुए हैं? एसोनेंस, एसोनेंस की स्पेलिंग शुरू होती है ए से, ए एक वॉवल है, तो इसी तरीके से एसोनेंस का मतलब होता है जब किसी भी सेंटेंस में वॉवल का साउंड प्रोमिनेंटली निकल के आता है। तो यहाँ पे यूज ऑफ वॉवल साउंड ओ एंड ई। नाउ वी विल काउंट टू 12, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लाइन सेम वर्ड के साथ शुरू होती है। तो यहाँ पे two consecutive lines start with the same word let's. जब let's not speak in any language, let's stop for 1 second. और alliteration, alliteration का मतलब क्या होता है? जब सेम लेटर के वर्ड्स पास पास रखे
जाते हैं, जैसे वी विल, तो दोनों ही W से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. So, what exotic moment is referred to in these lines? When everyone is quiet. तो वो जो moment होगी बहुत unusual होगी, ठीक है? What is the literary device used in sudden strangeness? तो दोनों ही words same letter के साथ शुरू हो रहे हैं, पास पास रखे गए हैं, तो यहाँ पे alliteration का use हुआ है. What is the antonym of the word exotic? Exotic का मतलब होता है unusual होना, तो इसका opposite हो सकता है usual या फिर familiar, जाना पहचाना. What does it refer to? तो यहाँ पे बोला है it would be an exotic moment, तो वो moment जहाँ पे silence है, calmness है, उसको it refer किया गया है. What does engines mean here? तो यहाँ पे engines का मतलब है cars नहीं चलेंगी, machines नहीं चलेंगी, यानी automobiles and machines. Dash in the stanza means eccentricity. Eccentricity का मतलब होता है strangeness, तो वो हम stanza में उस word को देख सकते हैं. All right. हमारा next stanza है Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. So what does the poet expect from the fisherman and why? तो वो ये expect कर रहे हैं fisherman से कि वो मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे ताकि fisherman को भी heal होने का मौका मिले और whales भी पानी में safe रहें. Stop catching fish for some time so that whales are safe. While gathering salt, what will the man do? तो वो क्या करेगा? Look at his hurt hands, क्योंकि यहाँ पे लिखा है and the man gathering salt would look at his hurt hands. What is the poetic device used in the line fisherman in the cold sea? तो यहाँ पे इमेजरी का यूज हुआ है. इमेजरी का मतलब है जब पोएट हमारे सेंसेस को अपील करने की कोशिश करता है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है. तो जब हमारे पोएट बोलते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो हम इमेजिन कर रहे हैं फिशरमैन को, कोल्ड सी को, ठीक है. What is the idea behind these lines? तो इन लाइन से हमको पता चल रहा है कि पोएट चाह रहा है कि हीलिंग का मौका मिले फिशरमैन को भी और नेचर को भी, यानी वेल्स को भी. सो हीलिंग ऑफ बोथ नेचर एंड मैन. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. तो पहले तो ये देख लो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स. यहाँ पे ओ का साउंड बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रहा है, वॉवल का साउंड निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है. और यहाँ पे देखिए क्लीन क्लोथ्स, तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है क्योंकि दोनों ही वर्ड सी से शुरू हो रहे हैं. सो हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स? ग्रीन वॉर्स को कौन इनिशिएट करते हैं? पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्समैन. व्हाट इज ग्रीन वॉर्स? तो ग्रीन वॉर्स किसको बोला है? ग्रीन हमारा नेचर होता है और जब हम नेचर के अगेंस्ट वॉर करते हैं तो उसको ग्रीन वॉर कहा गया है. तो यहाँ पे ग्रीन वॉर का मतलब है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. व्हाट डू क्लीन क्लोथ्स मीन हियर? तो जब हमारे पोएट बोल रहे हैं कि हम क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, मतलब हम नई सोच को अपना लेंगे, नई कपड़े पहन लेंगे जिसमें ब्लड स्टेन्स नहीं होंगे. तो यहाँ पे होगा न्यू थॉट प्रोसेस. व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ इनएक्टिविटी? तो हमारे पोएट बोलते हैं कि मैं तुम्हें साइलेंट रहने का कह रहा हूँ, स्टिल रहने का कह रहा हूँ, तो तुम इसको इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज मत कर लेना. Which word from the stanza is the antonym of movement or action? तो movement और action का मतलब है active होना, तो इसका opposite क्या हो जाएगा? Inactivity. What is life about? तो यहाँ पे हमारे poet बोलते हैं life is what it is about. तो life का मतलब है living to the fullest. All right. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So whom does we refer to in the above lines?
ह्यूमन बींग्स को बोला है कि हम अगर इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते तो। वाई डज द पोएट वॉन्ट अस टू डू नथिंग एट ऑल? ताकि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, माइंडफुलनेस, हीलिंग कर सके, पीस में रह सके। सो टू बी एट पीस एंड इंट्रोस्पेक्ट। वॉट इज सिंगल माइंडेडनेस? सिंगल माइंडेडनेस का मतलब होता है सेल्फिश होना, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। तो इसका जवाब है थिंकिंग ओनली फॉर वन सेल्फ। वॉट कैन अ ह्यूज साइलेंस डू गुड टू अस? क्या होगा अगर हम साइलेंट रहेंगे तो? वी विल अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। What does the poet mean by the word threatening? Threatening का मतलब होता है बुली करना, धमकाना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. What can earth teach us? तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि एक छोटा सा बीज जब हम मिट्टी में डालते हैं तो कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ मोमेंट की स्टिलनेस के बाद उसमें से एक पौधा निकलता है। So earth can teach us life under apparent stillness, resurrection of life, new life springs from dead remains. Why does the poet count up to 12? To initiate introspection and meditation. तो वो initiate करने के लिए count कर रहे हैं। Identify the poetic device in the line Perhaps the earth can teach us. अब यहाँ पे personification हुआ है। क्यों? क्योंकि earth as such तो नॉन ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हमारे जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि अर्थ एज अ ह्यूमन हमको सिखा सकता है, ठीक है, पढ़ा सकता है। तो ह्यूमन क्वालिटी अर्थ को दी है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। हाउ डज द अर्थ टीच अस दैट देयर इज एक्टिविटी इवन इन अपेरेंट स्टिलनेस? जर्मिनेटिंग ऑफ अ सीड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं।